सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के एडिटोरियल में हम लोग बेसिकली कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले। ये आर्टिकल्स आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बहुत सारे पब्लिश होते हैं, लेकिन कुछ सेलेक्टिव आर्टिकल्स जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के लिए मेंस को ध्यान में रखते हुए, प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, कहीं ना कहीं इंटरव्यू को भी ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें आपसे डिस्कस की जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लासेस आज से स्टार्ट है और ये कंटिन्यूस ये क्लास चलेगी। एक क्लासेस एडिटोरियल की और एक क्लासेस प्रीलिम्स की आपकी हो सकती है ना। तो हम लोग बेसिकली यहाँ बात करने वाले हैं कुछ जो पूरा फोकस होगा ना। देखिए, ये जो थोड़ा सा हम टाइम लेंगे स्टार्ट करने से पहले, ये जो क्लास है ये बोल सकते हैं कि आपका ज़्यादा मेंस ओरिएंटेड होगा, क्योंकि ये एडिटोरियल का क्लास। लेकिन जो और एक क्लास जो प्रीलिम्स बूस्टर का होगा इसी चैनल पे, वो आपका एक अलग टाइम पे वो अपलोड होगा। लेकिन ये जो इसका टाइमिंग है, आज की टाइमिंग थोड़ा सा आगे पीछे है, लेकिन जो कल से इसका जो टाइमिंग होगा थोड़ा पहले होगा। और जो आर्टिकल्स होंगे बिल्कुल एक क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए जो आर्टिकल्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का एक बेहतरीन सेशन। जो आज हमारे पास में तीन चार आर्टिकल्स हैं, तीन चार आर्टिकल्स में से सबसे पहले आर्टिकल्स जो है वो आपके इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग है। द हिंदू में एक आर्टिकल शायद एडिटोरियल में, और वो आर्टिकल बेसिकली इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग से है। क्या है पूरी स्टोरी, इसको समझते हैं और क्यों ये अभी रिसेंट में अभी इशू में बना हुआ है। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये कहा गया कि इलेक्शन जो कमीशन होता है, ठीक है, उसमें इलेक्शन जो कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन दोनों के जो अपॉइंटमेंट में फेयरनेस होनी चाहिए। फेयरनेस किस तरीके से, तो उन्होंने ये कहा कि इनके जो सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी में पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशंस और आपका थर्ड में सीजेआई होना चाहिए। अभी का क्या है, अभी प्रेसिडेंट ही कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये रिकमेंड किया कैसे होना चाहिए। लेकिन इस बात पे गवर्नमेंट जो है, अभी रूलिंग जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक बिल ही ले आया। वो बिल क्या है, ये बिल जो बड़ा सा है ना, यानी कि द सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर ईसीज, दो ईसीज होते हैं इलेक्शन कमीशन, अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। अभी तक ये बिल है, अभी ये एक्ट नहीं बना है। और उम्मीद ये भी है कि ये एक्ट बनने में इसको टाइम नहीं लगेगा। ये एक्ट बन सकता है क्योंकि अभी रूलिंग गवर्नमेंट के पास में मेजोरिटी है ना। देखिए, ये बिल आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये उठ रहा है कि ये पूरी एक कॉन्टेक्स्ट था, पूरा एक कॉन्टेक्स्ट। अब थोड़ा हम बेसिक की बात कर लेते हैं और थोड़ा बेसिक से भी थोड़ा सा जो थोड़ा बैकग्राउंड है वहाँ पहुंचते हैं, उसमें के बारे में थोड़ा डील कर लेते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में हम आपको पॉलिटी नहीं हम यहाँ करवाने वाले, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के बारे में। अगर कुछ आर्टिकल्स है या कुछ थोड़े बहुत आर्टिकल्स आपको दिमाग में होंगे, उसमें सिर्फ 5 ही आर्टिकल दिए गए हैं, 324, 329। और इलेक्शन कमीशन जो कहीं न कहीं पार्लियामेंट, जो लोकसभा चुनाव करवाती है, जो विधानसभा करवाती है, प्रेसिडेंट का हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया, और उनके लिए सिर्फ 5 आर्टिकल्स। तो ये एक अनफेयर चीज़ है जो कि पार्ट 15 में मेंशन है, ठीक है। पहली बात, 2015 से ये सिलसिला शुरू होता है। 2015 में एक पीआईएल फाइल किया जाता है खासकर इसके लिए कि चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। और उस टाइम में जस्टिस के एम जोसेफ ये जजमेंट दे देते हैं कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनली ये आपका गलत है कि अपॉइंटमेंट फेयर तरीके से नहीं हो रहा है। और वो बॉडी जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो ये इलेक्शन करवाती है एक फेयर तरीके से, है ना। और ये मुद्दा जब 2018 में दो बेंच के जजमेंट को रेफर किया गया, उन्होंने भी यही चीज सेम कहा। 2019 में जब इलेक्शन होने वाला था, 19 में ये चीजें ज्यादा ही हाईलाइट हुई। क्यों हाईलाइट इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम में आपको मालूम होना इलेक्शन का टाइम था। और ये भी एक चीजें सामने आ रही थी कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो कहीं न कहीं इलेक्शन प्रोसेस में और इलेक्शन में धांधलीबाजी का एक इल्जाम लग रहा था, जो अपोजिशन पार्टी लगा रहे थे। यहाँ से जो मुद्दा है ना थोड़ा-सा और भी हाइलाइट होता है, इसके बाद से चीज़ें आगे चलती रहती हैं। और फाइनली 2023 आता है मार्च, जिसमें सुप्रीम कोर्ट साफ-साफ ये कहता है कि ये कहीं न कहीं आपका एक अनफेयर, इसको फेयर तरीके से इसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट इसके बदले ये बिल लेके आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए आर्टिकल 324 के बारे में। बेसिकली 324 1 है, 324 2 भी है। तो ये 1 वाले में सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ये प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन रिगार्डिंग सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये चीजें आपने कहीं की पॉलिटी में पढ़ा होगा, है ना। अब हम नेक्स्ट थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि इस बिल के क्या फीचर्स हैं, क्योंकि बिल में साफ साफ ये कहा गया था कि उस सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा था पीएम होना चाहिए, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, ये भी ठीक है, और यहाँ पर सीजेआई होना चाहिए। अब यहाँ पर सीजेआई को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। इसमें कोई मतलब गवर्नमेंट की अपनी कुछ इंटेंशन होगा, लेकिन यहाँ पर किसे इसमें फिल किया गया है, सीजीआई का यहाँ पर नहीं है। तो सीजीआई की जगह कौन है यहाँ पर, सीजीआई की जगह पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है। कौन यूनियन होंगे पता नहीं, होम मिनिस्ट्री भी हो सकते हैं, फाइनेंस भी हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो आपका फाइनेंस तो होगा नहीं, ठीक है। जो भी होंगे अभी ये बात की बात है, कोई एक हो सकता है। तीन यहाँ पर रखा गया और सीजीआई को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक है। जिन्होंने ये रिकमेंड किया उसी को एक्सक्लूड कर, तो जाहिर सी बात है क्रिटिसिज्म तो होगा ही।
किया। अब यहाँ पर बिल के फीचर्स में से एक फीचर्स ये भी है कि जो एक सर्च कमेटी की हम जो बात कर रहे थे, सर्च कमेटी इसका काम क्या होगा? देखिए सिलेक्शन कमेटी का काम क्या है? देखिए दोनों में ना आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है और दोनों को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा-सा आपको फोकस करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। सर्च कमेटी काम ये है कि ये 5 ऐसे नाम को रेफर करेगा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है? और वो जो एलिजिबल होगा उसके लिए एक छोटा-सा क्राइटेरिया है, वो जो सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी उस लेवल का उनकी रैंकिंग उनका होना चाहिए, तब उसको रिकमेंड किया जा सकता है, ठीक है? तो ये 5 नाम रेफर करेंगे, उस 5 नाम में से ये 3 जो है ना, ये उस नाम को एक को ना अपॉइंट करेंगे, ठीक है? अपॉइंट तो ये तो सिलेक्शन सेलेक्ट करेंगे, अब आप प्रेज़िडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सिलेक्शन और सर्च कमेटी का अब यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट है बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए इसके पहले तक, अभी तक तो ये बिल आया, ठीक है? अभी तक भी कौन-सा चीज़ें जो इलेक्शन कमिशन्स को रेगुलेट कर रही है, वो आपका है एक्ट 1991 का रिपील्स इसको रिपील्स करने की बात की जा रही है। इलेक्शन कमिशन्स कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 ये अगर ये बिल एक्ट बन जाता है, जो भी बिल हम की बात कर रहे हैं, तो ये आपका नल एंड वॉइड यानी नल एंड वॉइड रिपील हो जाएगा, ठीक है? इसके बारे में बात किया जा रहा है। मेजॉरिटी डिसीजंस के बारे में यहाँ बात क्या मतलब इसका हुआ? देखिए, अभी जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर 2 होते हैं और ये 1 होता है ना? अब यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो पावर है, इससे ज़्यादा है। इसके रिमूवल और अपॉइंटमेंट की रिगार्डिंग भी पावर सीएसी के पास ज़्यादा है। लेकिन अब यहाँ पे ये बोला गया है कि अब दोनों के पास तीनों के पास में, ठीक है? इक्वालिटी होगा। प्लस ये भी कि कोई भी डिसीजन होगा तो उसमें मेजॉरिटी देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सीईसी ने यहाँ पर अपना जो ओवररूल करते हुए दोनों को ओवररूल करते हुए अपना डिसीजन दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर मेजॉरिटी डिसीजन होगा, नंबर्स होंगे यहाँ पर, ठीक है? कोई भी डिसीजन में से यहाँ पर 2 ईसीज़ और सीईसी जिनके नंबर्स हाई होंगे वो चीज़ें आगे प्रोसीड किया जाएगा। ये फिर नेक्स्ट में आपका है कि जो वैकेंसी हम बात करते हैं जैसे सपोज़ कीजिए कि वैकेंसी आपका इलेक्शन कमीशन का खाली है, ठीक है? तो उसे अभी क्या करते हैं इनवैलिडेट मान लेते हैं, लेकिन अब ये इनवैलिडेट नहीं माना जाएगा, ठीक है? नॉट बी इनवैलिडेटेड ड्यू टू वैकेंसी ये छोटा-सा एक प्रोविज़न लेकिन मेन पॉइंट तो ऊपर में ना, इसके लिए ज़्यादा इश्यू हो रहा है। सिलेक्शन कमिटी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट में चीज़ें और भी चीज़ें हैं जैसे कि नेक्स्ट में आपका कंसर्न्स है कि इसको लेकर क्या-क्या कंसर्न्स हैं। देखिए, क्वेश्चन्स आपके यहाँ से मेंस में बन सकते हैं। जब मेंस में क्वेश्चन बनते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब ऐसे भी कुछ भी पॉलिसीज़ आती है, बिल आता है, एक्ट बनता है, तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो बैलेंस ऑफ पावर की हम बात करते हैं, वो एक आपका वॉयलेट हो रहा है कैसे? आप ये मान चलिए सिलेक्शन कमिटी में पीछे देखिए, यहाँ पर पीएम है, लीडर ऑफ अपोजिशंस है और यूनियन कैबिनेट जो कि गवर्नमेंट का ही पार्ट है। तो यहाँ पर 2:1 तो वैसे ही दिख रहा है। तो सिलेक्शन कमिटी किस नाम के लिए है? ये किस नाम के लिए, किस काम के लिए है? ये नाम के लिए ना, क्योंकि यहाँ पर आप ये ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट ही यहाँ पर अपॉइंट कर रही है। यहाँ फेयर तरीके से कहाँ अपॉइंटमेंट हो रहा है? साफ-साफ ये चीज़ें मालूम चल रही है। ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अब मालूम चल दिख रहा है तो आप उसमें 5 मिनट तो बैलेंस ऑफ पावर एक इसका कंसर्न्स ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी और फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ये भी चीज़ें कंसर्न्स में आती है। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि इलेक्शन कमीशन कहीं न कहीं आप इलेक्शन के टाइम में इसको लाती है और ये अगर आप ये मान चलिए कि फंक्शनिंग और ऑटोनॉमी में दिक्कत कैसे होगा? अगर गवर्नमेंट ही मालूम है गवर्नमेंट इस इलेक्शन कमीशन को सिलेक्ट कर रही है, अपॉइंट कर रही है, तो उनकी ऑटोनॉमी अब जो भी इलेक्शन कमीशन होंगे, वो भी सोचेगा कि ये गवर्नमेंट का एक पूरा पावर है कि हमें सिलेक्ट करना। तो ऑटोनॉमी उनकी थोड़ी-सी डाइल्यूट हो सकती है। उन्हें मालूम है गवर्नमेंट अगर चाहे तो हमें हटा भी सकती है। अगर ऑटोनॉमी अगर डाइल्यूट होगी तो फंक्शनिंग भी तो आपका बिगड़ेगा ना, गवर्नेंस का भी एक इश्यू आ सकता है। अलाइनमेंट विथ फ्रेमर्स इंटेंशंस देखिए एक सवाल ये भी उठता है कि जो हमारे फ्रेमर्स संविधान निर्माता हैं उनको भी कहीं न कहीं मालूम हो कि इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की हम जब बात करते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जब हम क्वेश्चन मार्क करते हैं कि इनका काम क्या है? ये इंडिपेंडेंट तभी बोला गया जब इनका काम ही अलग है। गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर ना करे तो जब गवर्नमेंट का इंटरफेयर होगा तो ये चीज़ें बहुत एक कंसर्न्स वाली फ्री फेयर इलेक्शंस ये भी कहीं न कहीं आपका चीज़ें सही प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाएगी। जो भी चीज़ें होगी वो गवर्नमेंट के फेवर में ही होगी, रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर में। अब तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें कर ये सकते हैं कि गवर्नमेंट को एंगेज करना चाहिए जो भी कंसल्टेशंस है जो अपोजिशन पार्टीज की तो बात कर ही रहे हैं लेकिन अपोजिशन पार्टीज के अलावा भी जो भी पार्टीज जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ में एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव को देखते हुए ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी कंसर्न्स है उसको एडिक्वेटली एड्रेस करने की बात इसमें हम लोग कर तो ये एक छोटा सा एक आर्टिकल्स है जो कि बहुत डिटेल वे में हम एक्सप्लेन नहीं किया नहीं तो हमें लगता है कि एक आर्टिकल्स के बारे में हर एक पॉइंट डिस्कस करने थोड़ा टाइम और भी लग जाता है लेकिन कोई नहीं हम लोग इसको और भी आगे इम्प्रूव और करेंगे कि हम लोग एक-एक आर्टिकल्स जो होंगे उसके बारे में थोड़ा और बेसिक डिटेल्स हम लोग लेके आएँगे। एक क्वेश्चन आप ही के लिए 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। आप देखिए कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ 5 मेंबर बॉडी। इसका जो आंसर है ना, आप कमेंट में करना कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन हम डेली देंगे। एक क्वेश्चन पीवाईक्यू के फॉर्म आप भी पूछेंगे सर यहाँ ओनली पेयर में नहीं है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप जो बोलेंगे तो इसका ऑप्शन हम चेंज कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट वाली क्लास। लेकिन इसका आप आंसर आप कमेंट में दे सकते 5 मेंबर बॉडी
अभी आपको बोला 3, ठीक है, बोला गया तो ये तो ऑप्शन हट। अब 3 में से कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये कहीं डिस्कस किए थे नहीं किए थे आप बताना। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द स्प्लिट्स मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। क्या सही है क्या गलत है अब इसका आंसर अब कमेंट में बताना। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये आपका डिफ्लेशंस के रिगार्डिंग है। चाइना में ऑफर डिफ्लेशंस आपको देखने को मिल रहा है। ये आर्टिकल्स भी जो इंडियन एक्सप्रेस है पीआईबी में भी ये आपका आर्टिकल दिया। इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया में और ये इसके पीछे कारण क्या है? चाइना में ऑफर डिफ्लेशन होने के पीछे कुछ रीजन है। क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है जीरो कोविड पॉलिसी। जीरो कोविड पॉलिसी में आपको मालूम है कि इतने जो सिटीजन्स है उनकी जो बेसिक जो वैल्यूज होते हैं, राइट्स होते हैं, वो भी कहीं के वॉलेट हो रहा था। और जो बैंकिंग सेक्टर्स है या प्रॉपर्टी है, ये भी आपको स्लो डाउन देखने को मिलता है। बैंकिंग सेक्टर में बेसिकली ये देखा जा रहा था कि इसमें जो बैंक रेट है उसमें भी कहीं न कहीं एक चेंजेस देखने को मिला है। अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज़ वैसे अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज़ अभी तक तो देखा नहीं गया था, लेकिन ये भी इश्यूज़ सामने निकल के आ रहा है। ये कुछ रीज़न है जिसके कारण चाइना में डिफ्लेशन देखा जाता है। एक सवाल दिमाग में उठ रहा होगा कि डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन बेसिकली इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। बोले सर ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का शॉर्ट में अगर किसी भी गुड्स या फिर सर्विसेज़ गुड्स एंड सर्विसेज़ की जो प्राइस या वैल्यूज़ बढ़ जाते हैं। कैसे एग्ज़ाम्पल समझ अगर मेरे पास एक बिस्किट है, ठीक है? बिस्किट के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे ₹10 बिस्किट का एक प्राइस है, लेकिन इन्फ्लेशन के टाइम में इसका प्राइस 100 हो गया। यानी कि गुड्स वही है, इसके प्राइस में इज़ाफ़ा हो गया, यानी कि ये महँगाई बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन ये होता है। इसके जस्ट ऑपोज़िट क्या होगा कि कोई भी गुड्स है, ₹10 बिस्किट है ना? डिमांड कम हो गया, जब डिमांड कम होगा तो इसका जो खरीदने वाले हो वो कम होंगे। तो जब डिमांड कम होगा, इसके प्राइस में गिरावट आएगी। हो सकता है ₹5 हो जाएगा, फिर भी कोई नहीं खरीद रहा है। डिफ्लेशन यही है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज़ के जो प्राइसेज़ है, वैल्यूज़ है, उसमें गिरावट आती है। इन्फ्लेशन में इसमें बोल सकते हैं कि आपका इंक्रीज़ होता है, इसमें डिक्रीज़ होता है। यही एक डिफरेंस। एक चीज़ और एक चीज़ कि जो इसमें एक पॉइंट लिखा गया कि सस्टेन्ड एंड जनरल डिक्रीजेस इन द ओवरऑल प्राइस लेवल्स। क्या अगर हम ये मान के चले कि 2-4 दिन के लिए अगर कोई चीज़ की प्राइस कम होती है, तो वो डिफ्लेशन है? नहीं, ये सस्टेन्ड और सस्टेन तरीके से और ये कह सकते हैं एक लॉन्ग टाइम तक किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज़ का जो प्राइस है, वो डाउनफॉल होता है, तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि डिफ्लेशन का सिचुएशंस आ चुका है। तो चाइना अभी इसे फेस कर रहा है और चाइना जब डिफ्लेशन फेस कर रहा है, आप खुद सोचिए क्या-क्या हो सकता है? किसी भी इन्फ्लेशन जस्ट अपोजिट सोच कि डिफ्लेशन में क्या होगा? किसी भी गुड्स का जो डिमांड है, डिमांड अगर कम हो रहा है तभी या उसको खरीदने वाले कम हो रहे हैं, यही ना? खरीदने वाले जो परचेज़र हैं, वो कम हो रहे हैं, बायर्स कम हो रहे हैं। बायर्स कम होंगे यानी कि वो चीज़ें बिक नहीं रही है, गुड्स बिक नहीं रहा है तो प्रोडक्शन होगा नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो जीडीपी है, उस पे भी इम्पैक्ट करेगा। अब जो चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट भी एक लिमिट तक करेगा, लेकिन अभी चाइना की पोल पट्टी पूरी अच्छे से खुल रही है बहुत सारी कंट्रीज़ में। चाइना के प्रोडक्ट्स को लेकर क्वालिटी लेस होता है उनके प्रोडक्ट प्लस उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो बात कर रहे हैं, चाइना में ही डिमांड कम हो रहा है। कंज्यूमर्स जो है वो डिमांड कम कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे हमें देखने को मिलेगा और हमारी इंडिया में और इवन की पूरे वर्ल्ड पर क्या देखने को मिलेगा, ये भी हम बात करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना जो है ना पूरे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर है, मतलब इकोनॉमिक कंट्री है, तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड पे इम्पैक्ट तो करेगा ही, है ना। नेक्स्ट हम बात करते लेते हैं कि क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा खासकर चाइना में, ठीक है। तो चाइना की हम बात करें तो देखिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि आप खुद सोचिए किसी भी चीज का जो प्राइस है ना, बिस्किट ले लेते हैं, ठीक है, बिस्किट का प्राइस ₹10 है, वो घट के ₹8 हो गया। एक कंज्यूमर्स, आप ही भी एक कंज्यूमर्स है ना, आप क्या सोचेंगे कि इसका प्राइस एक बार चेक कर लेते, थोड़ा देर और रुकते हैं, हो सकता है इसका प्राइस कम होगा। आप सब्जी लेने के लिए जब भी जाते होंगे, मे बी कभी ना कभी गए होंगे, तो आप देखते होंगे कि आप अगर थोड़ा-सा शाम को जाते हैं, तो रात के टाइम में, जब तक ये लास्ट होता है, सपोज़ कीजिए 9 बजे तक इसका लास्ट बेचने का टाइम, तो आप अगर साढ़े 8-9 बजे तक जाते हैं, तो कोई भी चीज़ जो होती है, सब्जी का जो रेट, वो थोड़ा कम में मिलता है ना? वो चीज़ यहाँ अप्लाई कीजिए। तो आप वेट कर रहे हैं, थोड़ा-सा वेट कर रहे हैं कि किसी चीज़ का प्राइस और भी डाउन हो सकता है ना? तो ये चीज़ वेट किस चीज़ के लिए कंज्यूमर्स वेट कर रहे हैं कि अगर प्राइस और गिर सकता है और इसके लिए डिमांड कम हो रहा है और जब कंज्यूमर्स इस तरह एक्टिविटी करते हैं, तो ये कहीं न कहीं आगे लीड करता है डिफ्लेशन। अगर आप भी ऐसे करते हैं, तो कहीं न कहीं आगे हमारे इंडिया के लिए भी डिफ्लेशंस का खतरा बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हमें ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। कंटीन्यूअस नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यही हुआ डाउनवर्ड स्पाइरल ऑफ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट। डाउन बिज़नेस रेवेन्यूज़ जब ये होगा, ठीक है? डिमांड कम होगा तो रेवेन्यूज़ भी आपका कम होगा, है ना? इंक्रीज़ इन रियल बर्डन ऑफ डेट। डेट भी आपका जो रियल बर्डन वो भी आपका इंक्रीज़ होगा, जो कर्ज की हम बात करते हैं। रिलेटिव परचेजिंग पावर ऑफ एवरी डॉलर स्पेंट ऑन डेब्ट रीपेमेंट इज़ हायर देन जो प्रीवियस। देखिए, जो भी डॉलर स्पेंड कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए अभी चाइना का जो भी वैल्यू होगा, ठीक सपोज़ कर लेते हैं $100, तो उसे जो परचेज़ करने में और भी जो वहाँ का जो यूरो यान चलता है, ठीक है? वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, जो कहीं न कहीं
चाइनाज़ की इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट थोड़ा-सा, क्योंकि देखिए जब भी कोई चीज़ डिमांड कम होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है उस समय जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है। कम होना के क्या मतलब? कम होने का मतलब ये हुआ कि जब इंटरेस्ट रेट कम हो तो बोरोइंग ज़्यादा हो, लोग लोन ज़्यादा लेंगे। जब लोन ज़्यादा लेंगे तो लोन को इन्वेस्ट भी तो कहीं करेंगे ना। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कहीं लोन लेने वाले के जो नंबर है वो बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कहीं न कहीं इकोनॉमी को भी कहीं बूस्ट अप मिलेगा। आप बोलेंगे सर इकोनॉमी तो अभी इसकी मतलब डाउनफॉल जा रही है डिफ्लेशन के बारे में। येस, लेकिन ये एक एंगल से ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब रेट्स ये कम होगा तो फिर ये आपका साइकिल चलेगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपका जो डिफ्लेशन है, तो डिफ्लेशन का के कारण इकोनॉमी भी इम्पैक्ट कर रहा है। अब इसके कारण एक पॉजिटिव ये है कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और इसके कारण फिर इकोनॉमी बूस्ट अप करेगी। तो ये साइकिल से चल सेविंग इंसेंटिव्स आपका इंप्रूव होगा, क्योंकि कंज्यूमर्स का एक माइंडसेट ये होगा कि जो भी खरीदने वाले जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो लोग लेट से खरीदेंगे, तो लेट से खरीदेंगे यानी क्योंकि तब तक क्या चीज़ हो रहा है, वो मनी का सेविंग हो रहा है, तो सेविंग्स में इंप्रूव हो रहा है, इंप्रूवमेंट। एफिशिएंट एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशन होते हैं, अब ये ऑपरेशंस की हम कौन सी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, देखिए एक तो पॉइंट ये है कि इसमें जो भी वैल्यूज है, मनी की जो वैल्यूज है ये ग्रो होने के चांसेस है ना। प्लस दूसरी बात ये है कि जब हम बात करते हैं ऑपरेशंस के बारे में, तो ये कह सकते हैं कि जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है तो जो ऑपरेशंस है ये कहीं न कहीं एफिशिएंट तरीके से, स्ट्रीमलाइन तरीके से होता है। प्लस नेक्स्ट में पॉइंट ये है कि जो बेनिफिशियरीज है, फिक्स्ड इनकम बेनिफिट, ये इनके फेवर में होता है, ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। अब मान के चलिए कि आप अगर एफडी किए है ना, एफडी किए है और डिफ्लेशन का टाइम चल रहा है, तो आप कहीं न कहीं फायदे में ना, क्योंकि उस टाइम में इंटरेस्ट आपका लोअर है, तो आप उस समय एफडी आपका जो अमाउंट है जो किए हुए हैं, आपको तो वही अमाउंट मिल रहा है ना। हाँ, उस टाइम अगर आप एफडी करते हैं तो कहीं न कहीं आपको नुकसान पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में दोनों में इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए पूरे इंडिया वर्ल्ड की हम बात करें तो इंडिया की पहले बात करते हैं। देखिए इंडिया के लिए एक ये अपॉर्च्युनिटीज़ है। कैसी अपॉर्च्युनिटी? इंडिया अगर चाहे तो यहाँ पर नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर बन सकता है। ठीक है? और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में आपको मालूम है इंडिया सेकंड जो चाइना है वो आपका सेकंड आपका जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड का। तो कहीं न कहीं ओवरऑल इम्पैक्ट तो हमें देखने को मिलेगा। ग्लोबल ग्लोबल सप्लाई चेन्स यहाँ भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं आपका जो डिमांड है वीक हो रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में भी डिमांड पे भी तो असर पड़ेगा ना। पूरे इंडस्ट्रीज़ में पूरे जो भी डिफरेंट सेक्टर्स की हम बात करें। प्लस यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स और मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ ही बदलाव होंगे, क्योंकि इंडिया का पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो सेंट्रल बैंक्स में भी उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके में बदलाव देखने को मिलेगा। मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये कुछ-कुछ बदलाव जो कहीं न कहीं आप एक डायमेंशन में इसमें इसको कवर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, है ना? नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बेसिकली ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से आप कुछ वैल्यू एडिशन आप इसमें ले सकते हैं। देखिए, हुआ क्या है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि लोकसभा में अभी रिटन रिप्लाई किया गया है। ये जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने रिटन में रिप्लाई किया है कि किस मैटर में, तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, इंडिया के बारे में, ठीक है? उसमें कुछ वैल्यूएबल इनसाइट प्रोवाइड किया है। ये वैल्यूएबल इनसाइट है क्या? इसमें ये बताया गया कि इंडिया अभी तक कौन-कौन सी स्ट्रेटजीज़, कौन से कंज़र्वेशन एफर्ट्स अभी तक लगाए हैं वाटर को कंज़र्व करने के लिए, वाटर की जो स्कार्सिटी है इसको कहीं न कहीं दूर करने के लिए। तो उसमें से जो भी गवर्नमेंट के अभी तक इनिशिएटिव्स है उसको यहाँ पर नाम लिख दिया गया है। और भी बहुत सारी इनिशिएटिव है, लेकिन हमें लगा कि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप नॉलेज लेने के लिए नहीं पढ़ रहे, नॉलेज तो लेना है ही ऑब्वियस, लेकिन आपको एग्ज़ाम्स में कितने पॉइंट लिख सकते हैं, ये पॉइंट बहुत मैक्सिमम है, मोर देन इनफ है। इतने पॉइंट्स आप एक डायमेंशन में बहुत ज़्यादा होता है। तो एक-एक करके हम शॉर्टकट में बात कर लेते हैं। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। देखिए ये 1980 में आपका ये स्टार्ट हुआ था। ये बेसिकली इसका एक मेन इंटेंशन ये था कि जो सरप्लस बेसिन है, उसको डेफिसिट एरियाज़ में इसको ट्रांसफर करना। ठीक है? इसी के अंडर में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसीज़ है, एनडब्ल्यूडी है, ये बनाया गया था, जो कि 30 प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स, इसको आइडेंटिफाई किया गया था। और ये कहीं न कहीं हिमालयन कॉम्पोनेंट इसके अंदर में बेसिकली और पेनिनसुलर कॉम्पोनेंट इसमें आपका इम्प्लीमेंट किया गया था। सेकंड में नेशनल एक्वीफायर मैपिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसे हम लोग शॉर्ट में NAQUIM भी कह सकते हैं। इसके अंडर में कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट किया गया था CGWB। क्या इसका मतलब? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ग्राउंड वाटर जो मैनेजमेंट रेगुलेशंस है, स्कीम है, इसी के अंडर ये आपका आता है। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मैप एक्वीफाइर्स, यहाँ बेसिकली ध्यान ये दिया गया कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर के को लेकर इसका एक मेन तो ग्राउंड वाटर को लेकर ये बेसिकली बनाया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। मिशन अमृत सरोवर। देखिए ये आपने नाम सुना होगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो था, इन्हीं का ही एक पार्ट है ना? और ये बेसिकली फोकस करता है 75 जो वाटर बॉडीज हैं, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 वाटर बॉडीज को रेजिमिनेट करना, उसको डेवलप करना, ये इसका मेन का एक एम है। आपको इतना जितना बोल रहे हैं ना, आप शॉर्ट में लिख लेना, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा नहीं कि आप एकेडमिक एग्जाम की तरह लिखे जा रहे हैं, शॉर्ट में आपको लिखना होता है। जो लोग आंसर राइटिंग के लिए बहुत वीक है, तो आप सर्च करना संजीव सर
आंसर राइटिंग। यहाँ पर तो नहीं, लेकिन बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म में बहुत जगह हम मतलब आंसर राइटिंग करवाए, इतना करवाए कि आप मतलब थक जाएंगे, जिनका भी मेंस हो गया, मेंस की जो तैयारी करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका जल जीवन मिशन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और इसमें बेसिकली फोकस किया गया था कि 2024 तक में सबके पास में टैप वाटर कनेक्शन हो रूरल इंडिया में, रूरल हाउस होल्ड में, ठीक। तो ये कि इसका मेन फंक्शन था। फिर नेक्स्ट में आपका है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान जो ये बेसिकली फोकस क्या चीज करता है, ये फोकस करता है आपका, एक इसमें कैंपेन लॉन्च किया गया था, कैच द रेन कैंपेन, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था और बेसिकली ये फोकस करता है वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट के बारे में, सिंपल सी बात। और नेक्स्ट में आपका है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना जो है ना, इसमें ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि वाटर स्ट्रेस एरियाज में फोकस करता है। और ये 8774 जो ग्राम पंचायत है, पूरे 81 डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात करें उसमें मिला, तो ये बेसिकली फोकस करता है मेन अगर स्टेट की बात करें तो हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये फोकस करता है। और कहीं ना कहीं इसमें एक पॉइंट ये भी कहा गया कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, ये भी इसमें कहीं ना कहीं इंश्योर करने की बात की जा रही है। तो ये आपका जो है ना, बहुत तारीफ नहीं की गवर्नमेंट का जो भी प्रोग्राम है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं जजेस के वैकेशन के बारे में। जजेस के वैकेशन के बारे में देखिए, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस, इसमें ये आपका आर्टिकल्स गिवन था। ये आर्टिकल्स क्यों अभी रिसेंटली न्यूज में है? देखिए रिसेंटली न्यूज में होने के पीछे इसका रीजन ये है कि रिसेंटली भी क्या होगा, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी किसके ऊपर, तो हर चीज का अलग होता है। इसमें था पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस। इसके पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अभी खासकर जो समर वैकेशन जो जजेस के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इवन की ट्रायल कोर्ट, इसको लेकर एक क्वेश्चन मार्क किया है। पहले भी क्वेश्चन मार्क हुए, आज भी हो रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या बेसिक चीजें हैं। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि इवन की बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी है, 133 जो रिपोर्ट है खासकर जो पार्लियामेंट्री पैनल का, उसमें भी ये कहा गया था कि जजेस के वैकेशन के रिगार्डिंग क्या इश्यूज है। देखिए थोड़ा हम बेसिक की बात करते हैं। बेसिक की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को वैकेशन के रिगार्डिंग पूरे साल में 193 डेज काम करने पड़ते जजेस, ठीक है। यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है। बाकी सारे कंट्रीज के कंपेयर में तो कहीं ना कहीं इंडिया का ज्यादा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप यूएस की बात करें या फिर अमेरिका की जो यूके की बात करें, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री की बात करें, वहां पर जो जजेस के जो वर्किंग डेज हैं पर ईयर बिल्कुल कम है, कहीं कहीं तो 79 भी है, 100 के आसपास ये है। लेकिन इंडिया में ज्यादा है। लेकिन इंडिया और बाकी सारे डेवलप कंट्री का जो कंडीशन वो अलग है ना। हमारे यहाँ पर पेंडिंग केसेस की बात करें तो 5 करोड़ के आसपास में, और वो भी यहाँ पर हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट मिला के हम बात करें, ओनली सुप्रीम कोर्ट में इतना तो बहुत मुश्किल होगा ना। तो दोनों जहाँ मिला के हम ये कह सकते हैं 5 करोड़ से ऊपर केसेस, और इतनी छुट्टियां तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी है। एक तो कंसर्न ये भी है ना, इन्होंने ये भी एक कंसर्न किया है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कि ठीक है छुट्टी तो आप मना रहे हैं, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं ना कि आप जब छुट्टियां मना रहे हैं तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जो प्रॉक्सी नहीं उसको यूज करेंगे, यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि कुछ जजेस अभी छुट्टी मना रहे हैं तो कुछ जजेस आप वर्किंग आवर्स में रहेंगे, और जब ये वर्किंग आवर्स में रहेंगे तो जो रिमेनिंग है वो आपको छुट्टी मनाएंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना नाइट ड्यूटी, मॉर्निंग ड्यूटी, डे ड्यूटी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के डेज के बारे में बात कर लेते हैं। 93 डेज सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के थोड़े से ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, लेकिन ट्रायल कोर्ट्स के 245 है ना। तो ये वर्किंग आवर्स है जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स के रिगार्डिंग। अब एक सवाल दिमाग में ये निकल के आ रहा है कि जो भी हाई कोर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट के पावर है, ठीक है, जो भी वो अपनी तरीके से इसको कैलेंडर के तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते। क्या मतलब, देखिए ऐसा नहीं कि अगर समर में अगर आपको सपोज कीजिए कि अभी रिसेंटली कितना है सुप्रीम कोर्ट 7 वीक तक, ठीक है, 7 वीक तक कंटिन्यूसली ये छुट्टी मनाते हैं, मतलब 42 डेज, ये नहीं 49 डेज, नहीं 6 वीक है सॉरी, और ये 7 से 42, हाँ 42, तो 42 दिन तक ही छुट्टी मनाते हैं कंटिन्यूस, कोई भी प्रोसीडिंग नहीं, कुछ नहीं। हाँ बहुत रेयर केस हो, बहुत रेयर, तो उस वक्त हो जाता है, उसमें ये लोग जजमेंट प्रोसीडिंग करते हैं। लेकिन ऐसे रेगुलर बेसिस पे ये फिर आप बोल सकते हैं कि ये रेगुलर जो वर्किंग है ये नहीं करते। यहाँ पे एक छोटा सा कंसर्न ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, ये जानते हुए भी कि जो केसेस इतने पेंडिंग है, फिर भी ये मतलब इसमें कुछ सुधार या अमेंडमेंट नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ सुधार करने की बात नहीं की गई, अमेंडमेंट की बात की गई। रिकमेंडेशंस की बात करते तो यहाँ पर जस्टिस मलिमत कमेटी, ये आप कहीं ना कहीं जब भी जुडिशरी से क्वेश्चंस रिलेटेड हो जजेस के रिगार्डिंग, तो आप ये नाम जरूर कमेटी को मेंशन करना। 2000 में इन्होंने अपनी कुछ सजेशन दिए थे, और सजेशन में ये था कि जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो डेज है उसको बढ़ाकर 206 करना, ठीक है, और हाई कोर्ट का 231 कर देना। अभी आपको पीछे दिखा चुके हैं, आपका 193 या 210, ठीक है। और लॉ कमीशन रिपोर्ट ने भी यही कहा, ये नहीं कहा था इन्होंने, 230 रिपोर्ट में बेसिकली ये कहा था, जो कि 2009 की बात है। उन्होंने ये कहा कि हायर जुडिशरी जो है ना, ये आप जो डेज है 10 से 15 दिन और बढ़ा सकते हैं, है ना। और इसको करने के लिए
आप डेज़ नहीं, आप डेली जो आप वर्किंग आवर्स है, इसमें हाफ एन आवर्स जो है ना, इसको आप कहीं न कहीं आगे बढ़ा सकते हो। तो ये चीज़ें बात की गई तो ये रहे आज के आर्टिकल्स। हम लोग फिर कल एडिटोरियल में बात करते हैं। कल एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स भी लेके आएँगे, जो कि आपके यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।